एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाले 2023-24 में आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके हमें ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है? पूछा गया है इसमें माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है, तो एक यह रेखा चित्र संग्रह है। क्या ये रेखा चित्र संग्रह? अगला प्रश्न है दूसरा, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके अंतिम अध्याय का क्या नाम है? संस्कृति के 4 अध्याय में जो अंतिम अध्याय का नाम पूछा गया है, तो ये है भारतीय संस्कृति और यूरोप। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्तें का प्रकाशन समय है। जो माटी की मूर्त ये रेखा चित्र है, इसका प्रकाशन का समय पूछा गया है कि ये कब प्रकाशित हुआ था। ये हुआ था 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक डायरी, ये साहित्यिक की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है? एक साहित्यिक की डायरी कितने प्रकरणों में विभक्त है? तो ये है 13 प्रकरणों में विभक्त। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी का पूछा गया है प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? तो ये है लाल तारा। प्रथम रेखा चित्र संग्रह लाल तारा, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। और मोरदिया आत्मकथा का इसमें क्या है? वर्ण विषय है। अगला प्रश्न है, इस एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण में कला के 3 क्षणों का वर्णन किया गया है? किस प्रकरण में कला के 3 क्षणों का वर्णन किया है? तो ये प्रथम प्रकरण में। तीसरे क्षण का जो वर्णन किया गया है, तीसरा क्षण का वर्णन किया गया है। और किस प्रकरण में? तो ये पहले प्रकरण में, प्रथम में। अगला प्रश्न है, मोरदिया आत्मकथा का वंग विषय क्या है? मोरदिया का पूछा गया है, ये क्या है? एक आत्मकथा है और इसका वर्ण विषय पूछा गया है कि इसमें किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें ग्रामीण परिवारों में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बिछड़े हुए हैं, उनकी दशा का वर्णन है इसमें। अगला प्रश्न है, भोला राम का जीव किस प्रकार की कहानी है? भोला राम का जीव किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। कौन सी है? व्यंग्यात्मक प्रकार की। अगला प्रश्न है, तुलसी राम की आत्मकथा के कितने भाग हैं? किसकी आत्मकथा पूछी गई है? तो ये पूछी गई है तुलसी राम की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग हैं। तुलसी राम की आत्मकथा के 2 भाग हैं। पहला है मोरदिया और दूसरा है मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़, इस व्यंग में पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था? जामुन का पेड़ जो व्यंग दिया गया है, इसमें पेड़ के नीचे दबा आदमी कौन था ये पूछा गया है। तो वो आदमी शायर था। जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था वो कौन था? एक शायर था। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की ये किस प्रकार की विधा है? ये मन्नू भंडारी की रचना है और इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार की विधा है, कहानी है, आत्मकथा है, क्या है ये? तो ये एक आत्मकथा यानी आत्मकथा है। ये किसकी? मन्नू भंडारी की। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी की, ये किस प्रकार की विधा है? तो ये आत्मकथा विधा है। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? यात्रा साहित्य का पितामह पूछा गया है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राहुल सांस्कृत्यायन को। यात्रा साहित्य का पितामह राहुल सांस्कृत्यायन को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी। इस आत्मकथा में लेखिका की अध्यापिका का क्या नाम था? तो पूछा गया है कि एक कहानी यह भी, ये क्या एक आत्मकथा है और इसमें जो लेखिका थी उसकी अध्यापिका का नाम पूछा गया है, क्या था? तो वो नाम था शीला अग्रवाल। अध्यापिका का नाम क्या था? शीला अग्रवाल। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है और किसके द्वारा रचित है? तो अरे यायावर रहेगा याद, ये एक क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। और ये किसके द्वारा रचित है? तो इसके रचनाकार अज्ञेय हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये है शरत चंद्र के। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा रेखा चित्र, यह महादेवी के किस रेखा चित्र संग्रह से लिया गया? जो ठकुरी बाबा रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के किस रेखा चित्र संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है स्मृति की रेखाएं से। अगला प्रश्न है, रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के कितने खंड हैं? रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के कितने खंड हैं? तो इसमें इनके 2 खंड हैं। पहला खंड है हादसे और दूसरा खंड है आप हुदरी। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा के 2 खंड हैं। पहला खंड है हादसे और दूसरा है आप हुदरी। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा जीवनी लिखने में कितना समय लगा था? जो आवारा मसीहा ये क्या थी? एक तो यह जीवनी थी और ये किसके द्वारा रचित थी? ये विष्णु प्रभाकर की थी। और इसमें पूछा गया है समय कितना लगा था? तो इसमें 14 वर्ष का समय लगा था। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़। इस कहानी में पेड़ के नीचे किसे आदमी के दबे होने का पता सबसे पहले किसे लगा? जो आदमी दबा हुआ था, अभी पीछे हमने पढ़ाया था, वो आदमी कौन था? एक शायर था। और उसके दबे होने का पता सबसे पहले किसे लगा था? तो वो लगा था माली को। किसे लगा था? माली को। अगला है, हाथ से किसकी आत्मकथा है? तो ये थी रमणिका गुप्ता की। अगला प्रश्न है, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो ये किस रचना से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जामुन के पेड़ से। अगला प्रश्न है, यौन के बारे में भक्ष अभक्ष क्या है? यौन के बारे में बताया है कि इसके बारे में भक्ष और अभक्ष क्या है। समाज इसका फैसला तो करता रहा है परंतु उसने समझ के साथ अपने मानदंड नहीं बदले। ये किसने कहा था? रमणिका गुप्ता ने। अगला, संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका प्रकाशन समय 1956 ईस्वी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है और इसका प्रकाशन समय है 1956। अगला प्रश्न है, यौन शोषण, शारीरिक संबंध, केदला, झारखंड के कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण, आदिवासी दलितों किसानों के अधिकारों की लड़ाई आदि विषय किस आत्मकथा में देखे जाते हैं? ये देखे जाते आप हुदरी में। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में कितने खंड हैं?
मेरी तिब्बत यात्रा में कितने खंड हैं? तो ये इसमें कितने 5 खंड हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में 5 खंड हैं। अगला प्रश्न है, आदिम से आदमी तक ये कविता संग्रह किसका है? आदिम से आदमी तक पूछा गया है कि ये कविता संग्रह किसका है? तो ये है रमणिका गुप्ता का। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी में पहले प्रकरण तीसरा क्षण में वंग विषय क्या है? तो इस प्रकरण में मुक्तिबोध ने केशव के व्यक्तित्व किसने? मुक्तिबोध ने केशव दास के व्यक्तित्व एवं बौद्धिकता का चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न है, मौसी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? ये मौसी क्या है? एक उपन्यास है और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये है रमणिका गुप्ता के द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी के हाशिए पर नोट्स है। एक साहित्यिक की डायरी के हाशिए पर नोट्स, इस प्रकरण का वंग विषय क्या है? तो इस प्रकरण के अंतर्गत मुक्ति बोध की आलोचना की तटस्थता पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है, काठ का सपना यह कहानी संग्रह किसके द्वारा रचित है? कौन सी? काठ का सपना। इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय में चारों अध्यायों में प्रकरणों की संख्या बताइए। संस्कृति के कितने अध्याय थे? 4, और इन चारों में प्रकरणों की संख्या पूछी गई है। तो पहले अध्याय में थे 3 प्रकरण, दूसरे में अध्याय में थे 7 प्रकरण, तीसरे अध्याय में थे 13 और चौथे अध्याय में थे 17 प्रकरण। अगला प्रश्न है, किसे तो अगला प्रश्न है, किसे प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है? प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है तो उसे माना जाता है मुक्तिबोध को। गजानन माधव मुक्तिबोध ये इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, भोला राम की आत्मा ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? भोला राम की आत्मा ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो ये त्यागी थी 5 दिन पहले। अगला प्रश्न है, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। यह कथन किसका है? शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। ये कथन किसका है? तो ये किसका था? मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये किसमें था? एक साहित्यिक की डायरी प्रथम संस्करण में था और तीसरे क्षण में। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जीवनी के तीनों पर्वों के नाम लिखो। आवारा मसीहा जीवनी में कितने पर्व थे? 3 पर्व थे। तो तीनों के नाम पूछा गया है। तो पहले पर्व का नाम था दिशाहारा, दूसरे पर्व का नाम था दिशा की खोज और तीसरे पर्व का नाम था दिशांत। अगला प्रश्न है, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताओं को लिख नहीं पाता। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका था? मुक्तिबोध का। जो एक साहित्यिक की डायरी, दूसरा प्रकरण और एक लंबी कविता का क्या था? अंत था। अगला प्रश्न है, डबरे पर सूरज ये निबंध किस शैली में लिखा गया? डबरे पर सूरज निबंध किस शैली में लिखा गया है?
तो ये लिखा गया व्यंग्य शैली में। किस शैली में? व्यंग्य शैली में। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 खंडों के नाम लिखो। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड थे? 4। चारों का नाम पूछा गया इसमें। तो पहले का नाम था क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरे का नाम था नीड़ का निर्माण, फिर ये 1970। तीसरे का नाम था बसेरे से दूर, 1977। और चौथे का नाम था 10 द्वार से सोपान तक, 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, एक आलोचक को अपनी आलोचनात्मक भावना को प्रधान मानते हुए तटस्थ रूप से कृति की समीक्षा करनी चाहिए। उपर्युक्त कथन किस निबंध से लिया गया? ये किससे लिया गया था? ये मुक्तिबोध से लिया गया। ये मुक्तिबोध का कथन है और ये एक साहित्यिक की डायरी हाशिए पर नोट्स से लिया गया। अगला प्रश्न है, किस निबंध में मुक्तिबोध ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को अनिवार्य माना? मुक्तिबोध ने पुरानी परंपराओं के स्थान पर नए मूल्यों की स्थापना को क्या माना? अनिवार्य माना। तो वो उत्तर इसका क्या होगा? नए की जन्म कुंडली। अगला प्रश्न है, किसकी बातों से प्रेरित होकर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा जीवनी लिखी थी? तो किसकी बातों से? नाथूराम शर्मा की बातों से प्रभावित होकर विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा जीवनी को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों का वर्णन आगे की किस यात्रा वृत्तांत में है? तो ये किसमें था? अरे यायावर रहेगा याद, ये इनका क्या था? यात्रा वृत्तांत। इसमें इन्होंने किसका वर्णन किया था? तमिलनाडु की प्राचीन मंदिरों का। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? ये किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है,